Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। हम चर्चा कर रहे थे भारत भूगोल के अंतर्गत उद्योगों के बारे में और हमारे एक दो उद्योग रहे हुए हैं जिनके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं जूट उद्योग के बारे में, यानी भारत में जूट उद्योग भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। भारत में जूट उद्योग सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भी सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूट उद्योग का। जैसे जिक्र करते हैं तो भारत में जूट उद्योग का जब हम चर्चा करें तो जूट को क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा कहा जाता है। भी क्या कहा जाता है? सुनहरा रेशा भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है। जूट का जब हम चर्चा करते हैं तो जूट उद्योग जो है इसको क्या है? गोल्डन रेशे के नाम से या गोल्डन उद्योग के नाम से जाना जाता है, या गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है। जूट उद्योग का हम चर्चा करते हैं तो भारत में सर्वाधिक जूट उद्योग जो विकसित है वो पश्चिम बंगाल में है। भी कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी भारत में जूट उद्योग जो विकसित है वो किस राज्य के अंदर रहेगा, तो हम चर्चा करेंगे वो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। इससे पहले हमें थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। प्राचीन उद्योग है, प्राचीन काल में इस उद्योग ये होता था। इस उद्योग के बारे में जैसे पढ़ते हैं, जूट उद्योग का भारत विभाजन का, ठीक है भी, भारत विभाजन का प्रभाव सर्वाधिक किस उद्योग के, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। यानी भारत विभाजन का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस उद्योग के ऊपर पड़ा है? तो सबसे ज़्यादा जूट उद्योग जो आपका है, जूट उद्योग के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 1948 का जब हम जिक्र करते हैं, 1947 में भारत आज़ाद होने के बाद में भारत और पाकिस्तान जो अलग अलग देशों के रूप में बंट गए थे, तो एक हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था, यानी पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जिसको बांग्लादेश। तो आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में जो जूट उद्योग है वो बांग्लादेश का जैसे जिक्र करते हैं यहाँ पर, और इस क्षेत्र में स्थित है। यहीं पर हुगली नदी का जब हम चर्चा करते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के आती है, हुगली जहाँ बनती है, तो इस नदी के किनारे सर्वाधिक क्या है आपकी जूट की मिलें हैं। तो भारत विभाजन का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो किस उद्योग के ऊपर पड़ा है? जूट उद्योग के ऊपर है। क्योंकि बांग्लादेश जो वर्तमान बांग्लादेश है, जो 1971 में एक नए देश के रूप में उभर कर आया था, बांग्लादेश भारत से अलग होने के बाद में, तो सर्वाधिक उत्पादन वाला जो क्षेत्र था जूट उत्पादन का, जैसे तो वो उत्पादन का क्षेत्र कहाँ चला गया था? आपका बांग्लादेश के अंदर चला गया था। जबकि मिलों का हम जिक्र करें भी, सर्वाधिक जो मिलें थी वो भारत में रह गई थी। भी हमें ध्यान होना चाहिए, भारत में सर्वाधिक जो मिलें हैं वो किस राज्य के अंदर है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। इसलिए कहा जाता है भी भारत विभाजन का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो किस उद्योग के ऊपर पड़ा है? आपके जूट उद्योग के ऊपर पड़ा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जूट उद्योग का जब हम चर्चा करते हैं तो विश्व वितरण का जब हम चर्चा करें विश्व में, तो विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। भारत का प्रथम स्थान है जूट में भी, ठीक है भी। यानी जूट उत्पादन का जब हम चर्चा करते हैं तो जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और दूसरा स्थान हम चर्चा करते हैं तो दूसरा किसका रहेगा? दूसरा रहेगा बांग्लादेश का भी, ठीक है भी। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी प्रथम जो स्थान है जूट उत्पादन में वो किस राज्य का है, किस देश का है? तो भारत का। और भारत में राज्य का हम जिक्र करेंगे तो राज्य कौन सा रहेगा? आपका वेस्ट बंगाल। दूसरा हम जिक्र कर रहे हैं, दूसरा देश जो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है वो है आपका बांग्लादेश। अगर आपसे पूछे निर्यात के मामले में, निर्यात, ठीक है भी, यानी सर्वाधिक जूट का जो निर्यात करने वाला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तब हम चर्चा करेंगे बांग्लादेश। उत्पादन के मामले में हम चर्चा करते हैं तो भारत है सबसे बड़ा विश्व का देश। अगर निर्यात के मामले में हम चर्चा करें तो निर्यात के मामले में सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो आपका बांग्लादेश। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सबसे पहले तो आपको ध्यान हो जूट उद्योग के बारे में, सुनहरा रेशा कहा जाता है, भारत में वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक इसका विस्तार है। इसके बाद में विश्व वितरण का जब हम जिक्र करें तो विश्व वितरण के क्षेत्र में आपको ध्यान हो, सर्वाधिक जो जूट का जो उत्पादन किया जाता है भारत में, दूसरा बांग्लादेश है। निर्यात का हम जिक्र करें तो निर्यात सर्वाधिक आपका बांग्लादेश में। इसके बाद में भारत विभाजन का सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा था वो किस उद्योग के ऊपर पड़ा था? आपका जूट उद्योग। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे हम जिक्र कर रहे थे, भारत में प्रथम जूट मिल भी, प्रथम है जूट
मिल का जब हम चर्चा करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये 1855 में खोली गई थी वेस्ट बंगाल में भी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में हम जिक्र करें तो रिसरा में भी, कहाँ पर आपका रिसरा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब सर्वाधिक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। यानी भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब की गई थी? 1855 में। कहां पर की गई थी? रिसरा। किस राज्य के अंदर? वेस्ट बंगाल के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जिसे जिक्र कर रहे हैं जूट जो उद्योग है, तो भारत में जो विस्तार का हम जिक्र करें तो सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल में भी। किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल। यानी देश का 95%, कितने प्रतिशत? देश का 95% जूट का जो उत्पादन करने वाला जो राज्य रहेगा आपका, कौन सा रहेगा? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ कौन सी नदी बहती है? आपकी हुगली नदी बहती है। कौन सी? हुगली नदी। तो हुगली नदी के किनारे आपको ध्यान होना चाहिए क्या लगे हुए? इसके कारखाने लगे हुए हैं, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं जूट के लिए, जूट उद्योग के लिए सर्वाधिक किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है, नमी की जरूरत होती है। और वो पानी की पूर्ति कहाँ से होती है? वेस्ट बंगाल में हुगली नदी। यानी हुगली नदी के किनारे क्या है? जूट के जो उद्योग विकसित किए हुए हैं। देश के 95% जो उत्पादन करता है वो वेस्ट बंगाल। आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में जैसे आप जिक्र करोगे, भारत में लगभग 114 जैसे मिल है, ठीक है भी, 114 मिलें हैं किसकी? जूट उद्योग की। जैसे जिक्र करते हैं 114 मिलों में से आपको ध्यान होना चाहिए वेस्ट बंगाल में आपकी कितनी? 102 मिल है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सारे भारत का हम जिक्र करें, संपूर्ण भारत में, तो आपकी कितनी मिलें हैं? 114 मिलें हैं। और 114 में से अकेले वेस्ट बंगाल का हम चर्चा करें तो अकेले वेस्ट बंगाल में आपको ध्यान 102 मिल है भी। क्यों? क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए हुगली नदी के किनारे जलवायु पाई जाती है, वहाँ का वातावरण पाया जाता है जूट उद्योग के लिए, इसलिए सर्वाधिक वहाँ पर विस्तार है। ये चीज़ आपको क्लियर हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हुगली नदी, वेस्ट बंगाल, सर्वाधिक ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता है। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान, वो भी आपका वेस्ट बंगाल में है। केंद्रीय, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है भाई, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान का हम जिक्र करें तो ये केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कोलकाता में भी। कहां पर? आपका कोलकाता। और कोलकाता आप जिक्र करोगे किस राज्य के अंदर? आपका वेस्ट बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, तो कोलकाता में आपको ध्यान होना चाहिए केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? एक तो ये है आपका, दूसरा पूछा जाता है केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय भी, संगठन का मुख्यालय। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है ये ढाका में है भी। कहाँ पर? आपका ढाका। ढाका कहाँ रहेगा? आपका बांग्लादेश भी, ठीक है भी, बांग्लादेश। यानी ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर है अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय, यानी हेड क्वार्टर है। ये चीज आपको, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान भारत में कहां पर है? तो आप वेस्ट बंगाल कोलकाता का जिक्र करोगे। और अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय का आप जिक्र करोगे तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ये वही ढाका है जहां पर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ढाका मखमल के लिए बड़ा फेमस क्षेत्र है, विश्व में हम चर्चा करते हैं मखमल के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का जो मुख्यालय है वो भी आपका कहां पर रहेगा? ढाका के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिसे जिक्र करें, भारत में आपने जिक्र किया था, भारत में सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस राज्य के अंदर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के बाद में हम चर्चा करते हैं, यानी भारत में हम जिक्र करें, भारत में तो प्रथम राज्य कौन सा रहेगा? प्रथम राज्य, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है,
प्रथम राज्य आपका WV वेस्ट बंगाल, दूसरा आप जिक्र करोगे JH झारखंड, तीसरा आप जिक्र करोगे बिहार, और चौथा आप जिक्र करोगे AS असम, और पांचवा आप जिक्र करोगे यूपी। ठीक है भी, यानी प्रथम राज्य जहां पर सर्वाधिक क्या है, जूट का उत्पादन होता है। पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूं, लगभग देश का 95% जूट का उत्पादन करने वाला जो आपका राज्य है कौन सा, वेस्ट बंगाल। उसके बाद में आप जिक्र करोगे झारखंड, बिहार में जैसे आप कटिहार का जैसे जिक्र करते हो, कटिहार, दरभंगा का जैसे जिक्र करते हो, समस्तीपुर का जिक्र करते हो, यहाँ पर क्या है आपके जूट उद्योग विकसित है। इसके अलावा जैसे असम में भी, असम में जब आप ब्रह्मपुत्र नदी का जिक्र करते हो तो उसके किनारे भी बहुत से क्या है कारखाने लगे हुए हैं। यूपी उत्तर प्रदेश में हम जिक्र करते हैं तो कानपुर का जैसे जिक्र करोगे आप, गोरखपुर का जिक्र करोगे तो वहां पर भी क्या है आपके जूट उद्योग के कारखाने विकसित है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आज़ादी के बाद इस उद्योग को विकसित करने के लिए फिर और कड़े कदम उठाए गए थे। इसी कड़ी में आपको ध्यान होना चाहिए 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई थी। यानी 1971 में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आपको ध्यान हो, ये भी कई बार रिपीट हुआ है आपका। यानी 1971 में एक तो आपको ध्यान होना चाहिए भारत में भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई थी, और 1971 के अंदर ही आपको ध्यान होना चाहिए पाकिस्तान से अलग होकर कौन सा एक नया देश उभर कर आया था आपका, बांग्लादेश। ठीक है भी, तो विश्व का सर्वाधिक जो विस्तार है जूट उद्योग का वो भारत और बांग्लादेश के अंदर है। हम चर्चा करते हैं कहाँ पर, जैसे जिक्र करते हो विश्व का सबसे बड़ा है सुंदरबन डेल्टा जो है, सुंदरबन डेल्टा के अंदर इसका क्या है विस्तार है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं, थोड़ा सा आपको ये भी ध्यान होना चाहिए भारत में चमड़ा उद्योग भी, चमड़ा उद्योग से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं चमड़ा उद्योग का। जैसे जिक्र करते हैं भारत में चमड़ा उद्योग, ठीक है भी, चमड़ा उद्योग, तो चमड़ा उद्योग विस्तार जो सर्वाधिक जो विस्तार है वो किस राज्य के अंदर आपका, भारत में उत्तर प्रदेश में भी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आप जिक्र करोगे कानपुर के अंदर भी, क्या है कानपुर। कानपुर को आप चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नगरी, चमड़ा नगरी। यानी कानपुर जो है उत्तर भारत का जो चौराहा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर के रूप में भी इसको जाना जाता है, उत्तर भारत का औद्योगिक नगर के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो कानपुर जो है आपका ध्यान होना चाहिए, कानपुर के अंदर सर्वाधिक चमड़े के कारखाने हैं भारत में, इसीलिए कानपुर को चमड़ा नगरी के नाम से भी मैंने कई बार आपको बताया है। भी कानपुर किस नदी के किनारे, आपकी गंगा नदी के किनारे, किस नदी के, गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कानपुर में ही गंगा नदी के किनारे लगभग आपके 52 कारखाने, कितने हैं, लगभग 52 कारखाने किसके लगे हुए, आपके चमड़े के लगे हुए भी, किसके लगे हुए, चमड़े के कारखाने लगे हुए हैं। मैंने आपको कई बार इस चीज के बारे में भी चर्चा की है भी, चमड़ा उद्योग के अंदर सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वो पानी का प्रयोग किया जाता है। चमड़े की सफाई करने के लिए, जितने भी अवसाद उसके अंदर से निकालने के लिए, और चमड़े के लिए पानी प्रयोग किया जाता है गंगा नदी से, और वापस वैसे के वैसे पानी, कोई मल युक्त जो पानी होता है उसको गंगा नदी में बहा दिया जाता है। तो भारत में गंगा नदी को सर्वाधिक प्रदूषित करने वाला अगर कोई शहर है तो आपका कौन सा है, कानपुर है। कानपुर को चमड़ा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक आपका क्या है, चमड़ा उद्योग विकसित है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ध्यान हो। चमड़ा उद्योग किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, और किस नगर का हम जिक्र करें तो कानपुर के अंदर। जबको आपको ध्यान होना चाहिए चमड़ा अनुसंधान संस्थान अलग जगह है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चमड़ा अनुसंधान, ठीक है, संस्थान का जैसे जिक्र करें, ठीक है भी, चमड़ा अनुसंधान जो संस्थान है ये आपका चेन्नई में भी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। यानी राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान आपका चेन्नई किस राज्य का में रहेंगे, तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, प्राचीन नाम मद्रास था, तो वहाँ पर क्या है आपका राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। तो ये 2-4 क्वेश्चन आपके चमड़ा उद्योग से भी बनते हैं। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान होना चाहिए जूट उद्योग के बारे में और चमड़ा उद्योग के बारे में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमेशा यहाँ से क्या है क्वेश्चन बनते कुछ रहा हुआ था, तो मैंने सोचा इसके बारे में भी हमें चर्चा करते हैं, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले ही कई बार इस चीज़ के बारे में बता रखा है भी, अगर आपको किसी भी तरह की PDF चाहिए
या जितने भी हमारे लेक्चर जो आपके रिकॉर्ड होते हैं उनकी पीडीएफ ब्रजपाल सर जो बढ़ाते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हो किस नंबर पे, 97 287 83 नंबर पे, ठीक है भी, यानी 97 287 83 जो ब्रजपाल सर का नंबर है, इस नंबर के ऊपर क्या है आप संपर्क करके किसी भी विषय की, जितने भी आप वीडियो देख रहे हो, किसी भी वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उस पीडीएफ के लिए आप ब्रजपाल सर से कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो उनके पास। इसके अलावा हमने जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से क्या है एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करके वहाँ से भी पीडीएफ क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो आज का बड़ा तो हम चर्चा कर रहे थे जूट उद्योग के बारे में। इसके साथ साथ सभी बच्चों को मैं आग्रह करना चाहता हूँ भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो भाई, क्योंकि ये 2020 का जो आपके पास समय है ना, वर्तमान समय है, इस समय के अंदर देखो तैयारी करनी चाहिए। पेपर किसी तरह के नहीं है अभी तक, परंतु फिर भी हमें तैयारी करनी चाहिए। ये 2020 तो किसी तरीके से हमारा निकल जाए, क्योंकि इस वैश्विक जो बीमारी है, एक विश्व स्तर की जो महामारी है, उस महामारी में हमें जीवन बच जाए वह काफ़ी है। परंतु सभी बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है, घर में बैठे हुए हैं, इम्पोर्टेंट समय है। इस समय का आप सदुपयोग करो। आप बच्चे अगर इस समय को निकाल दिया किसी तरीके से, तो ये समय आपका वापस नहीं आएगा। बच्चे अभी मेरे को दिखाई, मैं देख रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, पढ़ रहे हैं जो बच्चे हैं, तो क्या है सुस्त हो रहे हैं, लेजीपन, आलसीपन आ रहा है बच्चों के अंदर है। तो ऐसा आलसीपन नहीं आना चाहिए। भी आप एक्टिव होके क्या करो, इसको पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कभी एक ऐसा समय आ जाएगा भी आपको भूलने की आदत हो जाएगी, और जब आप दोबारा से तैयारी करने लगोगे तो एक नए सिरे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसको देखते हुए मेरे को एक कहानी याद आ रही है। एक गांव था, एक गांव के जो लोग थे वो ज्योतिष के अंदर बड़ा विश्वास करते थे। जो ज्योतिषियों ने कह दिया था उसी ज्योतिषी के आधार पर जो कह देते थे लोग उसी को मानकर चलते थे। तो ज्योतिषी जो थे उस गांव के, उन्होंने घोषणा कर दी थी भी आने वाले 12 साल तक क्या इस गांव के अंदर बारिश नहीं होगी। बड़ी समझदार, बड़ी सहज सी बात है, समझने वाली बात है भी आने वाले 12 सालों तक यहाँ पर कोई बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा। तो लोग ये एक बात सुन के ज्योतिषियों पर विश्वास करते थे, तो गांव को छोड़ना शुरू कर दिया, पलायन कर गए लोग, कहीं चले गए जहाँ पर बारिश सूखा न हो वहाँ उस स्थान के ऊपर। परंतु एक किसान ऐसा था जो उस गांव को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसके घर वालों ने बड़ी रिक्वेस्ट की, बड़े बुजुर्गों ने कहा उसको भी चलो, हम सारा गांव खाली हो गया, हम भी चले। तो उसने कहा भी मैं ज्योतिषियों की बातों के अंदर विश्वास नहीं करता, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं यहीं रहूँगा। और ये बात कह के अपने खेत में चला गया। खेत में उसने अपने खेत को जोतना शुरू कर दिया, जुताई की उसने, बड़ी जुताई करने के बाद फिर घर आ गया, फिर खेत के अंदर चला गया। तो एक बार वो खेत के अंदर जुताई कर रहा था किसान, और उसके ऊपर से एक छोटा सा बादल गुजरा। तो उसने, बादल ने देखा भी सारा गांव का गांव खाली पड़ा है, परंतु एक किसान ऐसा है जो अपने खेत को जोत रहा है, जुताई कर रहा है। तो उस बादल ने सहसे महसूस को पूछ लिया उस किसान से भी सारा गांव खाली पड़ा है, आप अकेले क्या कर रहे हो? आपको पता है भी ज्योतिषी ने घोषणा कर रखी है भी आने वाले 12 साल तक यहाँ पर क्या है किसी तरह की बारिश नहीं होगी, तो आप क्यों कठिन परिश्रम कर रहे हो, क्यों खोद रहे हो अपने खेत का? तो उस किसान ने बड़ी मासूमियत के साथ जवाब दिया उस बादल को कि मैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को खेत खोदने का, और है बारिश तो होनी नहीं है, परंतु मैं ये सोच के खोद रहा हूँ कहीं मैं ज़मीन खोदना भूल न जाऊँ। तो बादलों ने मन में विचार किया भी ज्योतिषियों ने 12 साल तक घोषणा कर दी है बारिश न होने की, तो हो सकता है मैं भी बारिश करना भूल न जाऊं, तो मैं भी बारिश करना भूल न जाऊं। बादल ने ये सोचा, और कई छोटे छोटे फिर बादल इकट्ठे हुए, और बादल इकट्ठे होकर वहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई। तो उस किसान की देखो एक छोटी सी सोच, उस किसान की भी मैं किसान मतलब ज़मीन खोदना भूल न जाऊं, और उसी ने सचेत किया उन बादलों को भी हम भी 12 साल तक अगर बरसेंगे नहीं तो क्या ना मैं, हम भी बारिश करना भूल न जाएं। तो यहाँ से हमें यही सीख मिलती है भी क्यों ना हम अगर ये 6, 7, 8, 10 महीने तैयारी नहीं करेंगे तो हम भी तैयारी करना कहीं भूल न जाएंगे। तो आप सब बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट है, आग्रह है भी आप भी लगे रहो, थोड़ा पढ़ो, जितना आपको पढ़ना चाहिए उतना ना पढ़ो, परंतु कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ो, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब हमें ऐसा फील होगा जैसे वो बादल सोच रहे हैं भी हम भी क्या है भूल न जाएं।
हमारे अंदर भी क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे भी। तो आप सब बच्चों से यही आग्रह है भी आप सब बच्चे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, अच्छा साहित्य पढ़े, प्रेमचंद जी को पढ़े, मुंशी प्रेमचंद जी को, रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़े, इंग्लिश लिटरेचर पढ़े, अच्छी कहानियाँ पढ़े, मानसरोवर जैसे पढ़ सकते हो आप, जयशंकर प्रसाद के अच्छे उपन्यास पढ़े आप, ठीक है भी। अगर आपका इंटरेस्ट जीके पढ़ने में नहीं है, अच्छी बुक पढ़े, अच्छे अपने ज्ञान को क्या है विकसित करने का काम करें, ठीक है भी। तो आप सब है अपने मन को तरोताज़ा रखें, ठीक है। इस वैश्विक महामारी के अंतर्गत अपने आप में किसी तरह की निष्क्रियता नहीं आने देवी, क्योंकि परीक्षा आज नहीं तो कल होनी है। तो आपको क्या है परीक्षा के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। हमें भी ऐसा समय ना आ जाए भी उस बादल की तरह हमें भी सोचना पड़े भी कहीं हम भी बोल रहे हैं, ठीक है भी। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है उसको क्या है हम विराम दे रहे हैं, ठीक है भी। तो जय हिंद, जय भारत।